नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक इतिहास। तो भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम देख रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज दैट इवॉल्व इन अ डे और इट टेक्स ईयर्स। ये अचानक से बन गया या फिर एक ग्रेजुअल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बाद फाइनली हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मॉडर्न इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉडर्न इंडिया का वो यूज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम पहले देखते हैं अपने अगर आप पीछे जाकर के देखें तो चाणक्य के अर्थशास्त्र जो बुक लिखी हुई थी चाणक्य की, तो अर्थशास्त्र में भी राज्य किस तरह का होता है उसका जिक्र किया गया था। ठीक है, और राजा के क्या कर्तव्य हैं, सिपाहियों के क्या कर्तव्य हैं, कितने अमात्य होने चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, राजा किस किस कार्य के लिए कर ले सकता है, इन सब का एक जो है तो हम क्लियर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसीलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का मतलब है द इंडिया एग्जिस्ट टुडे। ठीक है, अब आते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडिया है ये कहां से स्टार्ट हुआ। तो हम देखते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो जो म्यूटनियर थे उन लोगों ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश की थी और उन्होंने क्या किया था, अपना लीडर रिकॉग्नाइज किया था, किसको, जो मुगल एम्पेरर थे उस समय, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने जो एज्यूम किया था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टाइप सिस्टम हो सकता था। ठीक है, और देखते हैं कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद ड्रास्टिक चेंज आया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या क्या चेंज आया, तो 1857 के रिवोल्ट से पहले, रिवोल्ट ऑफ 1857, इससे पहले ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया था, बट क्या था कि वो जो भी कानून बने वो क्या थे, फॉर रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट था पहले 1773 में, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, देन चार्टर एक्ट का सीरीज शुरू होता है जो 1793, 1813, 1833 एंड लास्ट चार्टर एक्ट का सीरीज आया था 1853 में। और हम देखते हैं कि 1833 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया और उसके जो कुछ भी कॉमर्शियल अफेयर्स थे उनको बंद कर दिया गया। 1857 के रिवोल्ट ने एक तरह से जो ब्रिटिश साम्राज्य था भारत में, ठीक है, जो कंपनी का रूल था उसको पूरी तरह से झकझोर के रख दिया जड़ तक। और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनको फील हुआ कि अब कंपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए कैपेबल नहीं है। 1857 की क्रांति की समाप्ति कैसे हुई, तो बहुत सारे भारतीय रजवाड़ों ने भी अंग्रेजों की मदद की और उसके बाद फिर कंपनी रूल दोबारा से एस्टेब्लिश हुआ। तो उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। कब का, 1858। और इसकी मेजर जो खासियत थी वहां पे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो ट्रांसफर कर दिया गया, किसको, ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। और जो अब देखते हैं कि क्या हुआ कि वेरियस ह्यूज एक्सचेंज हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मतलब है कि वाइसराय जो बनाए गए इस एक्ट के द्वारा, जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका पोस्ट चेंज करके उसका नोमेनक्लेचर कर दिया गया वाइसराय, जो क्या होते थे, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। और तो जो ये और वहां पे इंग्लैंड में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसराय के बीच में वेरियस व्यूज एक्सचेंज हुए और उसमें डिसाइड किया गया, एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुए और इस व्यूज में डिसाइड किया, देखा गया कि अब अगर हम इंडियंस को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन, जो रिवोल्ट वाली सिचुएशन थी, वो दोबारा आ सकती है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए। स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को अगर आप बहुत देर तक दबा के रखेंगे बाई फोर्स तो वो दबा तो रहेगा, जैसे ही छोड़ेंगे वो उड़ के किस तरह से हिट करता है। सिमिलरली क्या है, जो पॉपुलेशन था, इंडियन पॉपुलेशन, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, बहुत ही दबा करके रखा जा रहा था। अब जैसे ही उनको एक बार मौका मिला 1857 में, दे हैव रिवेंज्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये लगा, ये हुआ कि अब इंडियंस को अगर हम उस तरह से दबा के रखते हैं तो इस तरह, अगर दोबारा से इस तरह का रिवोल्ट हुआ 1857 के जैसा, तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, रूल करना। तो उन्होंने क्या किया कि अब धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना शुरू किया और उसी चेंज का रिजल्ट आया, चेंज ऑफ पॉलिसी, उसका रिजल्ट आया इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। अब इंडिया काउंसिल एक्ट में हुआ क्या, यहां पे दो चीजें रिमार्केबल है। क्या क्या? दो रीजन से इसको जो है सो रिमार्केबल मैं कह रहा हूं। पहला कि इसने क्या किया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो था, गवर्नर जनरल की काउंसिल, उसमें क्या कहा, अलाउ, इनेबल कर दिया कि आप जो है इसमें इंडियन मेंबर को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं। इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। लेकिन किसके लिए? फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ओनली। ठीक है, लेजिस्लेशन के लिए, जब आप कानून बना रहे हैं तो उसके लिए इंडियंस को आप लेजिस्लेशन पर्पस के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या किया गया, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था, जो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया गया था और जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, उनकी लेजिस्लेटिव पावर को रिवोक कर ली गई थी और उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। कहां का? बंगाल प्रेसिडेंसी का, जहां की गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ होते थे, तो उनके सबऑर्डिनेट कर दिया गया। तो इनके जो है रिस्टोर कर दी गई वो पावर, रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे गवर्नर्स काउंसिल। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि दोबारा से क्या हुआ, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन या फिर लेजिस्लेटिव पावर का डिवोल्यूशन होता है। तो ये कह सकते हैं कि इट लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन क्या थे? पहला कि जो गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बढ़ा दिया गया, लेकिन कुछ मैटर ऐसे फिक्स कर दिए गए जिनमें कि प्रीवियस परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल रिक्वायर्ड था। प्रीवियस परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल इज रिक्वायर्ड। ये किस तरह के मैटर थे? इसमें आप देख सकते हैं रिलीजियस मैटर, मिलिट्री डिसिप्लिन, रेवेन्यू, उसके बाद फिर आ गया आपका पब्लिक डेब्ट एक्सेट्रा।
दूसरा इसमें क्या था कि ऑल्दो इस एक्ट ने अलाउ तो कर दिया इंडक्शन ऑफ इंडियन पीपल फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, और क्या था, वो नॉमिनेट होके आने थे, और गवर्नर ने जो नॉमिनेट किया, तो नॉमिनेशन कैसे हुआ, नॉमिनेशन होता था किसका, या तो जमींदार का, ठीक है, या फिर ट्रेड मर्चेंट, जो मर्चेंट हुआ करते थे ट्रेडर्स उनका, और ये कौन होते थे, ये ब्रिटिश लॉयल होते थे। तो जो ब्रिटिश के जो फेवर्ड लोग थे उन्हीं का नॉमिनेशन होता था, तो वो किसके पक्ष में बात करेंगे, वो ब्रिटिश के फेवर में बात करेंगे। तीसरा क्या था कि कोई भी अगर बिल पास होता है, ठीक है, तो वो लेजिस्लेचर अगर कोई बिल पास भी कर देती है तो वो कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, किसके, कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए किसके, एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हम, और इसके बाद अप्रूवल ऑफ गवर्नर जनरल हर बिल के लिए रिक्वायर्ड था। लेजिस्लेचर अगर कोई भी बिल पास करती है तो उसको क्या करना पड़ता था, गवर्नर जनरल का अप्रूवल रिक्वायर्ड था पास होने के बाद, अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये इसके लिमिटेशंस रहे। अब क्या हुआ कि इसी बीच में देखते हैं धीरे धीरे कि इससे, इसमें तो इंडियंस की खैर पब्लिक ओपिनियन को कहीं टेक केयर ही नहीं किया गया। आगे देखते हैं कि भारत में क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ फैक्टर्स ऐसे आ गए जिनकी वजह से इंडियन में नेशनलिज्म की भावना जो है वो बढ़ने लगी। ग्रेजुअली जो है तो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट होने लगा इंडियन पॉपुलेशन में। और उसके लिए क्या क्या फैक्टर रहे, पहला क्या था कि जो 1853 का चार्टर एक्ट आया था तो उसमें यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी, यूनिवर्सिटी इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स। और उससे क्या हुआ कि स्प्रीड ऑफ एजुकेशन हुआ, और स्पीड ऑफ एजुकेशन जब होता है, जब आपको नॉलेज होती है तब आप रेशनली चीजों को सोचने लगते हैं, ठीक है। तो इंडियंस ने जो है सो रेशनली चीजों को देखना शुरू किया, ठीक है, और उनको लगा कि यहां से इंडियंस का तो केवल एक्सप्लॉइटेशन ही होता रहा, उनके फेवर की तो कोई बात ही नहीं हुई। दूसरा, कुछ ऐसे पॉलिसीज जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो क्या थी, रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, रिप्रेसिव पॉलिसीज थी। और रिप्रेसिव होने का क्या मतलब है कि जो इंडियन पॉपुलेशन था उनको दबाया जा रहा था। जैसे कि देखते हैं एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दिया गया, लेकिन रेवेन्यू लिया जाता था, रेवेन्यू कैश में लिया जाता था, तो इंडियन पॉपुलेशन जो है हमेशा डेब्ट रिडन ही रहता था। तो रिप्रेसिव पॉलिसीज के वजह से जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हेट्रेड था, लोगों की घृणा थी, वो क्या हुई, बढ़ने लगी, हेट्रेड हमेशा बढ़ता गया। और तीसरा क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज पास किए जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, इससे क्या हुआ कि प्रेस पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गए। उसके बाद देखते हैं कि इल्बर्ट बिल, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया किसको, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंट्रोवर्शियल बिल थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हेट्रेड पहले से लोगों में बना हुआ था उसको और क्या किया, और इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और हेट्रेड बढ़ती गई। इसी समय में जब ये सारी चीजें चल रही थी तो एक डेवलपमेंट होता है और वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में।
और जब इसका पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन जब होता है, तो फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स भाग लेते हैं और जो रिजोल्यूशन पास होता है उसमें कुछ डिमांड्स रखी जाती हैं। और डिमांड्स क्या रहती हैं? पहला कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंग्लैंड में होता है अब साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो साइमल्टेनियस ICS एग्जाम इन इंडिया, इन इंग्लैंड एज वेल एज इन इंडिया, कि एक साथ इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी ICS का एग्जाम होना चाहिए। जो दूसरा डिमांड ये रखते हैं वो क्या रखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेटेड मेंबर वाला कॉन्सेप्ट है, तो रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और कैसे होना चाहिए? जो मेंबर्स आने चाहिए वो इलेक्शन के थ्रू आने चाहिए। ठीक है, तो इलेक्शन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के थ्रू आने चाहिए। और तीसरा जो डिमांड था वो था कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, ठीक है, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखिए ब्रिटिश सत्ता तो मिलिट्री के कारण ही यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, और उस पे वो बहुत ज्यादा खर्च भी करते थे। ठीक है, तो जब उसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि मेजर पोर्शन जो होता था गवर्नमेंट का रेवेन्यू का वो कहाँ चला जाता था? मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होता था? घट जाता था, क्योंकि मिलिट्री एक्सपेंडिचर क्या था? एसेंशियल एक्सपेंडिचर था, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर घट जाता था। तो एक डिमांड रखी गई कि आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नया एक्ट पास किया जिसका नाम था इंडिया काउंसिल एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। इस एक्ट में क्या होता है? इस एक्ट में क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, तो बनाया नहीं गया था, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो है तो बात की गई थी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के लिए। तो क्या किया गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल का जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर था, ठीक है, उसमें क्या किया गया, एक अलाउ किया गया कि नए मेंबर्स आएंगे। और कितने आएंगे? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के लिए, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कितने मेंबर आएंगे? तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। ठीक है, तो 6 से 12। और पहले से क्या थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर तो ऑफिशियल होते थे, 4 मेंबर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या हो गया? मिनिमम हो जाएगा अब 10, मैक्सिमम 16। ठीक है, तो ये हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ हो गया सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर था उसको इंक्रीज कर दिया गया। पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, और राइट क्या दिया गया इनको? पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज कर दी गई। उसके बाद इनको क्या पावर दिया गया कि जो डोमेस्टिक मेंबर हैं, सॉरी, जो डोमेस्टिक मैटर्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक मैटर पे विद द प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल, क्वेश्चन रेज किए जा सकते थे। ठीक है, कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक है, ये एक पावर बढ़ा। और लास्ट में क्या हुआ कि चूंकि जो मेंबर्स आने थे इलेक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया।
indirect election was introduced. ठीक है, अब इलेक्शन होंगे। इसके बाद क्या होता है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसमें देखिए, अब प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल से ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरेट चुना गया वो काफी छोटा था। ठीक है, तो इंडियन को क्या लगा कि ये तो भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। गवर्नर जनरल वैसे मैटर पे जो ज्यादा कंसर्न का होगा और जिसमें इंडियन इंटरेस्ट की बात होगी, ठीक है, तो गवर्नर जनरल को लगेगा कि अगर ये ब्रिटिश इंटरेस्ट को हैम्पर करेगा तो परमिशन ही नहीं देगा, तो डिस्कस हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे और डिस्कंटेंट जो था ब्रिटिश के खिलाफ वो बढ़ता चला गया। ठीक है, और इसी बीच में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, ये एक्ट से तो इंडियन खुश थे नहीं। ठीक है, और इसी बीच में एक नया डेवलपमेंट क्या होता है कि मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1906 में। और मुस्लिम लीग और जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उनका, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे, सॉरी जो वाइसराय थे, इनके बीच में कुछ डील होती है। डील क्या होती है कि इलेक्शन में उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है। ठीक है, तो इसको कैटर करते हुए, इस डील को एक बेस बनाते हुए, जो उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले और इंडिया में लॉर्ड मिंटो, तो ये दोनों मिल करके बनाते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। या फिर इसको कह सकते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 ये एक्ट पास हो गया। इस एक्ट में क्या हुआ, यहां पे देखिए चेंजेस क्या आए। पहले क्या थे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें स्ट्रेंथ कितना था, 16। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ क्या हुआ, बढ़ा दिया गया। कितना, पहले जो 16 था उसको बढ़ा करके 60 कर दिया गया। ठीक है, और अलग अलग प्रोविंशियल काउंसिल के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ डिटरमाइन किया गया। ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल जो थे उनका स्ट्रेंथ वेरी कर रहा था, हर किसी का जो है अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा था। ठीक है, लेकिन एक चीज थी कि सेंटर में ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन किया गया था। ठीक है, यहां पे क्या किया गया, ऑफिशियल मेजोरिटी वाज मेंटेन्ड, और स्टेट में अलाउ कर दिया गया कि वहां पे कैन हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। नॉन ऑफिशियल का मतलब यहां क्या है कि जो इलेक्टेड मेंबर होंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुआ कि यहां पे पहली बार इंडिया में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, इंडक्शन ऑफ इंडियन इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, ये पहली बार हुआ। कौन बनाए गए, तो इंडिया से सत्येंद्र सिन्हा पहले मेंबर बने, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इनको कमेटी में लॉ मेंबर बनाया गया। ठीक है, और यहां से जो सबसे खराब चीज हुई वो क्या थी, इस एक्ट में जो सबसे खराब जो रिपरकशन दे सकता था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे क्या हुआ
कि जो कम्युनलिज्म था इंडिया में, ठीक है, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है, लीगलाइज्ड हो गया। लीगलाइज्ड कैसे हो गया कि अब कम्युनिटी के बेसिस पे मुस्लिम्स कैन इलेक्ट ओनली मुस्लिम्स, ठीक है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन केवल मुस्लिम को जब रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट यहां से इमर्ज हुआ। और इसका आप इम्पैक्ट देखते हैं कि बाद में पार्टीशन जो इंडिया का हुआ वो भी इसी सेपरेट इलेक्टोरेट का नतीजा था। इसीलिए मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। और यही चीज रिजल्ट हुई किस चीज में, अल्टीमेटली जाकर के पार्टीशन में। अब इस एक्ट को तो एक्ट आ गया, इस एक्ट का रिजल्ट क्या हुआ, तो इस एक्ट का रिजल्ट हम देखते हैं, ठीक है, कि इसको कंसीडर कांग्रेस ने क्या कंसीडर किया, तो कांग्रेस ने इसको माना कि ये जो है मुस्लिम अपीजमेंट करने वाला एक्ट है, ठीक है, और ये इसके प्रति अगेन प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। फिर देखते हैं कि 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, किसके किसके बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, और फिर इन दोनों में कुछ समझौता होता है और नया एक्ट फिर आता है, वो होता है चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म इसको कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखिए 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग भी होता है। 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट का अपोजिशन, तो बहुत सी चीजें एक साथ चल रही हैं, ठीक है। ऐसे में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मेजर फीचर्स क्या थे कि यहां पे क्या हुआ, पहली बार स्टेट प्रोविंस में डायरकी लाई गई, डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। अब देखिए डायरकी का मतलब क्या है, डायरकी का मतलब होता है डुअल रूल। जितने मैटर थे, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, जिस चीज पे लेजिस्लेशन हो सकता था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, एक रहा रिजर्व्ड लिस्ट और दूसरा रहा ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट, इसमें क्या था, जो मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे उन सब्जेक्ट्स को क्या किया गया, रिजर्व लिस्ट में डाल दिया गया, और उस पे कौन का लॉ बना सकता था, केवल जो वहां के गवर्नर होते थे उनकी काउंसिल बना सकती थी। और ट्रांसफर्ड लिस्ट क्या किया गया, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको उसमें पोर्टफोलियो असाइन कर दिया जाता था, ठीक है। रिजर्व लिस्ट के अंदर आता था जैसे मिलिट्री हो गया, फॉरेन अफेयर आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, और देखते हैं ट्रांसफर लिस्ट में आ गया आपको एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब इधर ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा क्या था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट पहले किसको दिया गया था, केवल मुस्लिम को,
उसको क्या किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर किसको किसको, सिख को दे दिया गया, सिख, उसके बाद फिर क्रिश्चियन, ठीक है, उसके बाद पारसीज, ठीक है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया। यहां पे क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें एक और रिफॉर्म लाया गया। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर अब होने लगे थे, 6 मेंबर होते, और उनमें क्या किया गया कि 3 ब्रिटिश और 3 इंडियन मेंबर होंगे, ये क्लियर किया गया। ऑल्दो ये हुआ यूजुअली नहीं इन प्रैक्टिस। और नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिल गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू गवर्नर जनरल, ठीक है। और यहीं से बाइकैमरल रूल का, बाइकैमरल लेजिस्लेशन, ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना होती है, सेटअप ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम, जो कि आज देखते हैं हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है। लेकिन इस एक्ट का क्या लिमिटेशन रहा, और इस एक्ट में एक प्रोविजन ये भी था कि 10 साल के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसके वर्किंग को रिव्यू करेगी, ठीक है। अब इसके कुछ लिमिटेशन भी थे जो इंडियंस की नजर में, लिमिटेशन किसकी नजर में होंगे, क्योंकि इंपैक्ट तो इंडियंस पे पड़ना था, तो लिमिटेशन इंडियन की नजर में। पहला जो इसमें देखा गया कि बढ़ा जो दिया गया इसमें इलेक्टोरल, जो सेपरेट इलेक्टोरेट को जो एक्सटेंड कर दिया गया, तो उससे सोशल हार्मनी जो थी वो डिस्टर्ब हो गई, कम्युनल जो इंटरेस्ट था वो क्या होगा, एग्जेम्प्लीफाई हो गया, ठीक है। तो इनहैंसमेंट ऑफ कम्युनल सेंटिमेंट, ठीक है, कम्युनलिज्म आया तो कम्युनल सेंटिमेंट यहां से क्या हुआ, बढ़ गया। दूसरा क्या है कि फ्रेंचाइज जो है वो बहुत लिमिटेड रखा गया, यहां भी जो वोट देने का अधिकार था, फ्रेंचाइज was limited and not extended to common man, ठीक है। तीसरा इसमें जो आया वो क्या था कि उस समय जो रॉलेट एक्ट पास हुआ, ठीक है, उसने क्या किया कि बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा भरा, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ कि चूंकि इसी एक्ट में एक प्रोविजन था कि एक कमीशन रिव्यू करने के लिए बनाई जाएगी, तो फिर क्या हुआ कि साइमन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया 1927 में, और साइमन कमीशन भारत आया, और भारत में क्या नारा लगा, साइमन कमीशन वापस जाओ, जिसमें याद होगा कि लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठीचार्ज में जब पुलिस के द्वारा मारे गए थे, और जिसका बदला लिया था भगत सिंह ने, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि कमीशन जो है उसको पूरी तरह से इंडियंस ने बाइकआउट किया। बाइकआउट क्यों किया कि इस कमीशन के जितने भी मेंबर थे सारे के सारे ब्रिटिश थे, तो जब इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो इंडियंस की बात नहीं आएगी, तो वन साइडेड रिपोर्ट जो है इस कमीशन ने सबमिट किया। इसी कमीशन के साथ साथ इंडिया में 1928 में देखते हैं कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है, और इसमें क्या होता है कि एक कमेटी बनाई जाती है जो कि इंडिया के फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को कैसे रूल होगा उस पे एक अपना रिपोर्ट तैयार करती है, जिसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट।
और नेहरू रिपोर्ट में देखते हैं बिल ऑफ राइट्स हैं, उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, ठीक है। इसके बाद इसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के साथ साथ देखते हैं कि गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्लस साइमन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है क्या, पास किया जाता है लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अब 1935 में कुछ फीचर्स ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है, तो सबसे, और इसमें नेहरू रिपोर्ट भी ऐड कर दीजिए, साइमन कमीशन रिपोर्ट प्लस नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और इन तीनों को मिला करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है 1935। और इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले गवर्नर जनरल जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया होंगे, ठीक है। ऐसे भी तो हेड ऑफ गवर्नमेंट वही थे, लेकिन गवर्नर जनरल को हेड ऑफ क्या बना दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जो डायरकी देखते हैं, डुअल रूल जो देखते हैं, जो प्रोविंसेस में 1919 में लाया गया था, तो प्रोविंसेस से उसको खत्म कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया, और इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया सेंट्रल लेवल पे, एट सेंट्रल लेवल, ठीक है। और यहां पे सब्जेक्ट का भी डिवीजन होता है। सब्जेक्ट का डिवीजन कैसे, जो कि आज हम लोग देखते हैं अभी क्या है, सब्जेक्ट डिवीजन कैसे, तो एक बनाया जाता है सेंट्रल लिस्ट, जिसको कहते हैं, उस समय कहा जाता था इसको फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, दूसरा है प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। आज इसको क्या कहा जाता है, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये बतौर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब एक चीज देखिए, अभी तक हमने जितनी चीजें देखी हैं वो सबका ट्रेस हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सबके फुटप्रिंट्स हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे, तो ये ऐसे एक आते गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया कि जो रेसिड्यूरी पावर था, रेसिड्यूरी पावर का मतलब होता है कि जो लिस्ट में नहीं है उस पे लेजिस्लेट करने का पावर, तो रेसिड्यूरी पावर जो दिया गया, किसको दिया गया, वो दिया गया गवर्नर जनरल को, ठीक है, कि जो मैटर लिस्ट में नहीं है उस पे गवर्नर जनरल लॉ बना सकते हैं। और यहीं से एक और चीज आई इस एक्ट में कि जो एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट एक्ट दिल्ली, ऑल्दो ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं था, लेकिन एक फेडरल कोर्ट बनाया गया जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट था। इसके बाद सीधा जाना पड़ता था कहां, इंग्लैंड, ठीक है। तो ये फेडरल कोर्ट दिल्ली में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस प्लस 2 जज, और इस तरह से हमारा 1935 का एक्ट आता है। अब एक्ट का इंपैक्ट क्या होता है, एक्ट के बाद देखते हैं कि 1937 में इलेक्शन होते हैं, और इस इलेक्शन में कांग्रेस ज्यादातर जो प्रोविंसेस थे वहां पे अपनी सरकार बनाती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है। बट 1939 वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट, और जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है तो देखते हैं कि इंडिया को बिना इंडियन लीडर से पूछे हुए ही क्या किया,
कि उसको वॉर में वो कर दिया गया, वॉर डिक्लेयर, इंडिया के तरफ से भी वॉर डिक्लेयर कर दिया गया, इंडिया को भी उसमें ऐड कर लिया गया। तो उसको प्रोटेस्ट करते हुए जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री 97 में बनी थी, उन लोगों ने क्या किया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो अब उस समय लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने क्या किया कि एक ऑफर दिया इंडियंस को, ताकि वो मान जाएं इसमें वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उस ऑफर का नाम है अगस्त ऑफर। ठीक है, 1940। इस ऑफर में क्या था, इस ऑफर में दिया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जो इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। ठीक है, फ्रेमिंग फॉर इंडिया, एंड इंडिया क्या होगा, डोमिनियन स्टेटस होगा अंडर कॉमनवेल्थ। ठीक है, जिसका अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में इंडिया में। ठीक है, तो जो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं, उनके अंदर ब्रिटिश क्राउन के अंदर इनको डोमिनियन स्टेटस होगा। ठीक है, और दूसरा कि तुरंत तत्काल प्रभाव से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसको एक्सपेंड कर दिया गया जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय will be extended without delay। ठीक है, तो इस तरह से ये दो ऑफर दिए गए। इसके बाद 1942 में नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है, जब क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है। आता है 1942 में। ठीक है, और इसको भेजा जाता है इसीलिए ताकि ये जो इंडियंस जो लीडर्स हैं, उनके साथ इस एग्रीमेंट बना करके सबकी सहमति से यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करना था, और जो गवर्नेंस का सिस्टम था, उसको यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए। लेकिन क्रिप्स मिशन क्या होता है, ये आता है और आकर के यहाँ से वापस चला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका दो काम दिया गया था, एक तो डोमिनियन स्टेटस के अंदर, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो डोमिनियन स्टेटस तो जो है सो इंडियंस ने अब मांग करनी छोड़ दी, अब तो उनको फ्री इंडिया चाहिए था। ठीक है, और इसका दूसरा काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करना। ठीक है, इलेक्टेड बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम करेगी, जो अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया गया था। ऑल्दो क्रिप्स मिशन फेल हुआ। ठीक है, फेल होने के 3 रीजन थे। पहला, कांग्रेस को लगा कि ये जो है सो सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव जो करने का जो तरीका बता रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव के सेलेक्ट करने का, ठीक है, वो कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं था। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं था। दूसरा, मुस्लिम लीग को लगा कि वो इग्नोर है, उनको लगा कि मुस्लिम इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है, इज इग्नोर्ड। और तीसरा, गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, और किसका, चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, एक बैंक जो दिवालिया होने जा रही है उसका चेक है। ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया। फाइनली देखते हैं कि 1946 में
जब वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है और क्लीमेंट एटली, ठीक है, नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उस समय ब्रिटिश पीएम बनते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक कमिटी इंडिया भेजते हैं, ठीक है, जो कि अभी तक की सबसे हाई पावर कमिटी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर यहां आए थे और इसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन, ठीक है। और कैबिनेट मिशन को काम क्या दिया गया? पहला काम था इसमें कि यहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट सेट करना, सेट अप एन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडियंस, ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन करना। और दूसरा था कि यहाँ पे इनको करना क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करना था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करके और उसको डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा भरना था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैबिनेट मिशन का क्या इम्पैक्ट रहा और इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।